नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोए सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां लखनऊ में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआर अंबेडकर के योगदान के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दलित समाज के संघर्षों पर प्रकाश डाला और उन्होंने राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का उल्लेख भी किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह किताब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आजादी के समय दो महान दलित नेताओं पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन है। सीएम योगी ने कहा, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और दूसरी तरफ योगेंद्रनाथ मंडल, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन वह एक वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं टिक पाए। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि योगेंद्रनाथ के जो निर्णय थे उनकी सजा आज भी बांग्लादेशी हिंदू भुगत रहे हैं, जो अधिकतर दलित समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन राजनीतिक दलों में से किसी ने भी बांग्लादेशी हिंदू दलितों के पक्ष में कभी भी आवाज नहीं उठाई और उनके हक में आवाज केवल बीजेपी ने उठाई है। अपने भाषण के अंत में योगी आदित्यनाथ ने जोर देते हुए कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है, जिसे दर्शकों से भारी समर्थन मिला और यह बयान न केवल दलित समाज के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वहीं बिहार की राजधानी पटना में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम भीम संवाद का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की और बाबा साहब के आयोजन को के दौरान जो है उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने वह उनके समय में थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अंबेडकर की प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और युवाओं ने हिस्सा लिया और अंबेडकर के विचारों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर समाज में समरसता और न्याय की भावना को मजबूत संदेश देने का काम किया। खबर उठा और झारखंड की राजधानी रांची में आज नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए जवान सुनील धान को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान को अंतिम विदाई देते हुए उनके अदम्य साहस और देशभक्ति को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सुनील धान ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। राज्य सरकार उनके परिवार के साथ हर संभव सहयोग करेगी और इस मौके पर सुरक्षा बलों और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई और यह श्रद्धांजलि समारोह राज्य में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बना, जहां लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। तो नक्सल विरोधी अभियान में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। रांची से यह खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। तो रांची से ये जानकारी आपको बताते चले, नक्सल विरोधी अभियान में जवान शहीद हुआ और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान को श्रद्धांजलि दी गई।
तो इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पहुंचे जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने। और सीधा चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। सभी कार्यों को समर्पित भाव से निरंतर अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भवन लोकार्पित हुआ है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है, ये भव्य सत्संग भवन और घाट न केवल आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक एकता को भी पुष्ट करेगा। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ये ट्रस्ट केवल हरिद्वार में नहीं बल्कि वृंदावन में भी एक अत्याधुनिक भवन और सत्संग हॉल का सफल संचालन कर रहा है और अनेक लोग इसके संचालन में अपना योगदान देते हैं। साथ ही अयोध्या में भी ट्रस्ट द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। मैं इस सेवा यात्रा से जुड़े ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, सहयोगियों को, दानदाताओं को, सभी जो भी इसमें योगदान देने वाले हैं, सभी का मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, महाराजा अग्रसेन जी द्वारा भारतीय समाज के ऐसे आदर्श नायक थे जिनका संपूर्ण जीवन जनसेवा, सत्कर्म और समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने सदैव समाज हित को प्राथमिकता देते उन्होंने एक ईंट एक रुपया का जो मंत्र दिया, वो केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता, समानता, सामूहिक उत्तरदायित्व, समरसता की भावना का एक जीवन उदाहरण भी था। उन्हीं के आदर्शों को आधार बनाकर अग्रवाल समाज ने सदैव इसी निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा अभी आदरणीय कोश्यारी जी ने कहा कि आज नेपाल के अंदर भी जो वहां जिस प्रकार से सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वो अत्यंत ही अनुकरणीय और उदाहरणीय है। अग्रवाल समाज ने प्रत्येक संकट में, चाहे वो कोविड का समय हो, केदारनाथ त्रासदी हो या कोई और आपदा हो, हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। और मैं अभी पिछले दिनों एक व्यापारियों के किसी कार्यक्रम में था, तो मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जब कोविड भयंकर चुनौती थी, उस कोविड के चुनौतीपूर्ण काल में भारत के अंदर सबसे जल्दी इस कोविड महामारी में नियंत्रण पाया गया और जहां पर जैसी आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। तो उसमें जानते हैं सबसे बड़ा योगदान किसका था? एक बड़ा योगदान था कि हमारी देश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दो स्वदेशी वैक्सीन बनाई, दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन दी, अनेक प्रकार के अवस्थापना स्ट्रक्चर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाए गए। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण था कि हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने, व्यापार समूह के, उद्योग समूह के, विभिन्न संस्थानों को संचालित करने वाले, वो सारे के सारे आगे आकर उन्होंने जहां पर कम वहां हम ऐसे मंत्र के साथ इस कोविड महामारी में अपना योगदान दिया। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर कम संसाधन होते हुए भी, कम स्थापना स्ट्रक्चर होते हुए भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतनी सुविधाएं न होते हुए भी भारत के अंदर पूरी दुनिया में सबसे पहले कोविड महामारी पर जो है एक तरह से नियंत्रण पाया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए उस दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं
लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्नों को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे आज राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। यही कारण है कि आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यही नहीं है, आज हमारा राज्य रोजगार देने की दिशा में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को अभी आप सुन रहे थे और उन्होंने यहां हरिद्वार में अपने कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन दिया और लोगों को संबोधित किया। तो ये तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे थे। संचालित करने वाले स्थानीय लोग कितने हैं और दिल्ली अन्य स्थानों पर। और वहीं बात करते हैं अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सुरक्षा बल के जवान सुनील धान को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी जताई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब निर्णायक मोड़ पर है और शहीदों का बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुनील धान की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मृत्यु अनंत दुखद है, जो इस तरीके से उनकी मौत हुई है और हम उन्हें नमन करते हैं। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और हमारे जवान बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। हमारे जो है आरक्षी हैं सुनील धान जी, ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है। और जैसे कि आप सबको मालूम है, बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान रहे हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हमारे। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से पहले आयोजित डॉक्टर अंबेडकर मैराथन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस मैराथन के आयोजन में लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से, जो कि शुरू होकर 1090 चौराहे पर खत्म हुई और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहब के योगदान को सम्मानित करते हुए अपनी धावन यात्रा पूरी की। मैराथन का उद्देश्य डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनके संघर्ष को याद करना था। तो ये ब्रजेश पाठक इस दौरान शामिल हुए। अम्बेडकर जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और खबर अयोध्या से सामने आ रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की। सुनवा CHC से हटाए गए अधीक्षक डॉक्टर और ANM डॉक्टर संतोष बने नए अधीक्षक। महिला डॉक्टर की भी तैनाती। कल किया गया था CHC का औचक निरीक्षण। तो अब लगातार ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जब बताया जा रहा है कि कई सारे डॉक्टर्स और स्टाफ को हटाया गया है। अयोध्या से ये जानकारी आपको बता दें।
मेडिकल विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुनवा सीएचसी से अधीक्षक डॉक्टर और एएनएम हटाए गए हैं। डॉक्टर संतोष नए अधीक्षक के रूप में अब कार्यभार संभालेंगे। महिला डॉक्टर की भी तैनाती अब देखने को मिलेगी। वहीं बता दें कि कल इसको लेकर औचक निरीक्षण किया गया था और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अयोध्या में चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके की टीम के खिलाड़ियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किया और यह कार्यक्रम टीम के उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान आयोजित किया गया, जहां खिलाड़ियों ने भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया और मंदिर में दर्शन के बाद टीम के खिलाड़ियों ने भगवान हनुमान की पूजा की और अपनी जीत के लिए आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर टीम के कोच और अन्य अधिकारी भी नजर आए। यह धार्मिक यात्रा टीम के लिए एक आत्मिक अनुभव जो खिलाड़ियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ आगामी मैचों में सफलता की कामना के रूप में देखी जा रही है। और बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका और वैशाखी पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने इस दिन को अपने जीवन का गौरवशाली क्षण बताया है और कहा कि उन्हें इस स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला जहां 1699 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज मेरे लिए यह बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि जिस स्थान पर सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, यहां आकर मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। यह स्थल न सिर्फ सिख धर्म के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय श्रद्धालु मौजूद नजर आए। कार्यक्रम में कीर्तन और लंगर का भी आयोजन किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना की आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। धुलियान इलाके में हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि खुद पुलिस ने की है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश भी दे दिया है कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए, जिससे कि हालात पर नियंत्रण पाया जा सके और कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। धुलियान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और हालात पर नजर लगातार बनाए हुए। वहीं हिंसा के बाद इलाके में भारी तनाव है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मामले की जांच लगातार जारी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। और उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग ने अतिरिक्त 100 फायर वॉचर तैनात किए हैं जो जंगलों की सुरक्षा और निगरानी का काम करेंगे और इसके साथ ही विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। वन विभाग की ये पहल जंगलों को आग से बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग मिलकर लगातार निगरानी रख रहे हैं और स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ
जो जंगल है, आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार निगरानी भी की जा रही है। बढ़ते आगे, कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र स्थित मितवापुर गांव से एक दुखद खबर सामने आई। गांव के एक मकान में संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई, जिससे पूरे घर की गृहस्थी जलकर राख हो गई। घटना के समय घर के लोग अंदर नहीं थे, जिससे किसी तरह की जान जाने की सूचना नहीं मिली, लेकिन आग से भरी बताया जा रहा है कि पूरे आग से भारी आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। स्थानीय लोगों ने जैसे ही आग की लपटें देखी, तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग आसपास के अन्य घरों तक नहीं फैल सकी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बछलोता बाईपास पर हड़कंप मच गया, जब एक युवक प्रेमिका से नाराज होकर हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक का यह खतरनाक कदम उसकी जान के लिए बड़ा खतरा बन गया था, क्योंकि हाई टेंशन लाइन से जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। और स्थानीय लोगों ने युवक को टावर पर चढ़ते देखा तो तुरंत उसे समझाने का प्रयास भी किया गया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत युवक को थाने ले जाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी और मामले की जांच पड़ताल जारी है। वहीं उसके परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। और बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र स्थित अब्दुल्लापुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लगभग 3 दिन पुराना है, जिसमें युवक खुलेआम अवैध हथियार के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए उस वीडियो पर में नजर आ रहे हैं अन्य युवकों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं थाना नूरपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही अभी जांच की जा रही है कि तमंचा कहां से आया और इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।